तो PSLV C62 ये सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक मिशन है उम्मीद का, प्रतिष्ठा का और भविष्य की टेक्नोलॉजी का। सही मायनों में कहें तो ये एक वापसी की कहानी है। और ये सवाल उठता है कि कोई भी स्पेस एजेंसी एक पब्लिक फेलियर के बाद आखिर वापसी करती कैसे है। देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सवाल है दृढ़ संकल्प का, विश्वास का। और इसरो के लिए ना PSLV C62 ही इस सवाल का जवाब है। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते। कहते हैं ना, हर वापसी की कहानी एक झटके से ही शुरू होती है, और हमारी कहानी भी एक अप्रत्याशित विफलता से शुरू होती है। तो तारीख थी 18 मई 2025। सुबह का वक्त था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। पहले 2 स्टेजेस ने अपना काम बखूबी किया, एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर लॉन्च के ठीक 4 मिनट बाद जैसे ही तीसरा स्टेज इग्नाइट हुआ, चेंबर प्रेशर में एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई और बस 8 मिनट के अंदर अंदर ही पूरे मिशन को असफल घोषित करना पड़ा। अब देखिए, ये नुकसान सिर्फ एक रॉकेट का नहीं था, असली झटका था EO-09 सैटेलाइट का, जो कि एक बेहद ज़रूरी रेडार इमेजिंग सैटेलाइट था। वो भी इसके साथ ही खो गया। ये देश की निगरानी क्षमताओं के लिए कितना अहम था, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। जाहिर है, इस घटना के बाद इसरो पर सवालों की बौछार तो होनी ही थी। और जो बात सामने आई वो और भी दिलचस्प है। 8 महीने बीत गए, लेकिन जो फेलियर एनालिसिस कमेटी बनी थी उसकी डिटेल रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। इससे हुआ ये कि एजेंसी पर पारदर्शिता को लेकर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया रुकती नहीं, ये हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। तो अब नजर है वापसी पर, नजर है PSLV C62 मिशन पर। और ये देखिए, 12 जनवरी 2026 PSLV C62 लॉन्च पैड पर शान से खड़ा है, मानो इसरो के दृढ़ संकल्प का एक जीता जागता प्रतीक हो। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि PSLV कोई नया रॉकेट नहीं है, ये इसरो का वर्कहॉर्स है। ये इसकी 64वीं उड़ान है और इसका सक्सेस रेट पता है कितना है? 94%। कमाल का है। और यही विरासत, यही ट्रैक रिकॉर्ड पिछली विफलता और इस वापसी को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मिशन के दिल की, यानी उस एडवांस्ड सैटेलाइट की जिससे ये रॉकेट अपने साथ आसमान में ले जा रहा है। तो मिलिए इस मिशन के असली हीरो से, EOS-N1, जिसका एक और नाम है अन्वेषा। अब ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, समझ लीजिए ये एक हाई प्रायोरिटी स्पेस एसेट है, जिसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर आसान भाषा में समझें तो हमारी आंखें बस कुछ रंग देख पाती हैं, लाल, हरा, नीला। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ये सैकड़ों अलग अलग रंगों को, यानी लाइट की वेवलेंथ्स को देख सकती है। इसे एक तरह का सुपरविजन कह सकते हैं, जिससे जमीन पर मौजूद चीजों की पहचान इतनी सटीक हो जाती है जितनी पहले कभी नहीं थी। और इसी सुपरविजन की वजह से ये सैटेलाइट दोहरे काम करता है। एक तरफ तो ये देश के लिए ज़रूरी है, बॉर्डर की निगरानी, ज़मीन का विश्लेषण, किसी भी खतरे का पता लगाना, और दूसरी तरफ ये हम सबके काम भी आएगा, जैसे खेती की सेहत पर नज़र रखना, शहरों की प्लानिंग करना और पर्यावरण को ट्रैक करना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। EOS-N1 इस सफ़र में अकेला नहीं है, इसके साथ कई और छोटे छोटे लेकिन बहुत ही कमाल के ग्राउंड ब्रेकिंग सैटेलाइट्स भी जा रहे हैं। कितने? 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 18। सोचिए, 18 सहयात्री सैटेलाइट्स। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि भारत अब एक ग्लोबल लॉन्च हब के तौर पर कितना मजबूत हो चुका है। और इन पेलोड्स में जो वैरायटी है वो तो कमाल की है। एक तरफ है IUSAT। ये भारत का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ऑर्बिट में ही सैटेलाइट को रीफ्यूल करने की टेक्नोलॉजी टेस्ट करेगा। सोचिए, अगर ये काम कर गया तो भविष्य के स्पेस मिशंस कितने सस्ते और लंबे हो सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है ऑर्बिटल टेम्पल। ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक आर्ट प्रोजेक्ट है, एक स्पेस मेमोरियल। ये दिखाता है कि स्पेस अब सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है। इसी भीड़ में स्पेन का किड कैप्सूल भी है। पूरा नाम है केस्ट्रेल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर। इसका काम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इस बात को टेस्ट करेगा कि क्या हम अंतरिक्ष से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को सुरक्षित और कम खर्चे में धरती पर वापस ला सकते हैं।
अगर ये सफल रहा तो रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मिशन एक ग्लोबल कोलैबोरेशन की शानदार मिसाल है। भारत है, मॉरिशस है, स्पेन, यूएई, अमेरिका, कई देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये चीज़ ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की मजबूत होती पकड़ को साफ साफ दिखाती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये मिशन इतना मायने क्यों रखता है? चलिए समझते हैं कि इसकी सफलता के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। तो फिर इस एक लॉन्च पर असल में दांव पर क्या लगा है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक रॉकेट और कुछ सैटेलाइट्स की तो बिल्कुल नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। बहुत कुछ दांव पर है। सबसे पहले तो पीएसएलवी की वो वर्क हॉर्स वाली इमेज, उसकी विश्वसनीयता, उसे फिर से साबित करना है। दूसरा, अगर ये सफल होता है तो गगनयान जैसे भविष्य के बड़े मिशनों के लिए रास्ता खुल जाएगा। तीसरा, भारत का जो कमर्शियल लॉन्च का बिजनेस है उसमें इंटरनेशनल कस्टमर्स का भरोसा वापस जीतना है। और हाँ, चौथा और बहुत जरूरी, भारत के नए नए स्टार्टअप्स की कमाल की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाना है। देखिए, आज का स्पेस सेक्टर पहले जैसा नहीं रहा। बहुत कंपटीशन है, प्राइवेट कंपनियां भी मैदान में हैं। ऐसे में एक परफेक्ट, एक फ्लॉलेस लिफ्ट ऑफ ये न सिर्फ आलोचकों को चुप कराएगा, बल्कि इस कॉम्पिटिटिव दौर में पीएसएलवी की जगह को फिर से मजबूती से स्थापित भी करेगा। और अंत में ये मिशन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्पेस अब बहुत भीड़-भाड़ वाला और कमर्शियल होता जा रहा है। तो क्या ऐसे मिशंस जो एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी सैटेलाइट ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक आर्टिस्टिक मेमोरियल, क्या ये ऑर्बिट में हमारे भविष्य की नई परिभाषा लिख रहे हैं? क्या पता भविष्य के मिशन सिर्फ साइंस और सिक्योरिटी के ना हों, बल्कि इंसानियत की कला और सोच को भी सितारों तक पहुंचाने का जरिया बने।